उम्मीद भी साथ है और ख्वाहिशात भी, ज़रूरतें भी हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी। दरअसल कोई इकट्ठा करने के लिए जी रहा है और कोई इकट्ठा रहने के लिए। जिंदगी आपकी है तो जाहिर है कि महीने भी आप ही तय करेंगे। जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला हो तो उसका एहसान मानिएगा जनाब, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होता ना, वो बाग और वो बगीचे अक्सर उजड़ जाया करते हैं। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज फिर से प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ऐसे अनछुए और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, जो कि मैं समझता हूं कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे यह मुद्दा, यह विषय अब मध्यवर्गीय परिवारों का भी हिस्सा बनता जा रहा है। जी हाँ, यह महत्वपूर्ण विषय है फैमिली सेटलमेंट, या कहें कि प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट इन फैमिली मेंबर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई बड़ी और ज्वाइंट फैमिली है, कारोबार इकट्ठा है या फिर अलग अलग है, घर के सबसे बड़े व्यक्ति ने अधिकतर सभी पारिवारिक सदस्यों के लिए अपने नाम पर या फिर HUF अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत कोई ना कोई छोटी बड़ी रेजिडेंशियल या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रखी है, और उन सभी प्रॉपर्टीज का सही से बंटवारा किए बिना या बिना वसीयत अर्थात विल बनाए बिना उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर भविष्य में अलग अलग प्रॉपर्टी का बंटवारा बिना किसी कानूनी पचड़े के सभी पारिवारिक सदस्यों में बराबर रूप से कैसे होगा? इसके लिए कौन सी डीड या कौन सा एग्रीमेंट बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, किस किस के साइन होंगे, क्या उसे रजिस्टर्ड भी करवाना होगा, इस पर स्टैंप ड्यूटी देनी होगी या फिर नहीं, क्या सिर्फ इस एक एग्रीमेंट से पूर्ण रूप से प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा या फिर इसके लिए कुछ और फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करना होगा? आखिर फैमिली सेटलमेंट की असली परिभाषा क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस तरह की तमाम जानकारी से अवगत कराते हुए आज मैं यह भी बताने जा रहा हूं कि अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली सेटलमेंट पर एक ऐसी जजमेंट दी जिस पर कानून तो दरअसल बहुत पहले से ही बना है, लेकिन उस कानून के बारे में आज तक भी लगभग 90% सामान्य पारिवारिक लोग नहीं जानते कि हिंदू परिवार की विडो महिला अर्थात बेवा अगर निसंतान है तो वह ससुराल से विरासत में मिली प्रॉपर्टी के अपने हिस्से को सेटलमेंट डीड के द्वारा या फिर किसी और रूप से उसे अपने मायके के ब्लड रिलेशन में, जितने भी ब्लड रिलेशन में उनके आते हैं, उन सभी लोगों के नाम पर कर सकती है। यानी कि जो मायके के ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं वो उसके नाम पर कर सकती है। आपसे अनुरोध कि इस छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो को कृपया आखिरी तक जरूर देखें। मैं समझता हूं कि आपकी जिंदगी में यह बहुत काम आएगी। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. क्या होता है फैमिली सेटलमेंट या एडजस्टमेंट? वैसे अगर देखा जाए तो परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हमारे देश में बहुत आम बात है, और इस तरह के विवाद कोई नए नहीं है, बल्कि महाभारत काल से चले आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध भी सिर्फ इसलिए लड़ा गया क्योंकि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद था, और यह विवाद सेटलमेंट और एडजस्टमेंट इस सबसे सुलझ नहीं पाया था। दरअसल जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, यह लाजमी है कि कुछ सदस्य अलग होना पसंद करने लगते हैं। पिता की मृत्यु के बाद अक्सर प्रॉपर्टी में हिस्से को लेकर भी झगड़े होने लगते हैं। बहुत से पारिवारिक विवाद तो कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाते हैं, और इनमें से ज्यादातर मामले सेटलमेंट पर आकर सुलझ भी जाते हैं। हालांकि कोर्ट कचहरी के पचड़ों में फंसकर समय के साथ साथ पैसा भी बहुत बर्बाद होता है, और वहां से आपको कोई सही हल मिल पाएगा उसकी भी कोई पुख्ता गारंटी नहीं होती। ऐसे मामले, ऐसे प्रॉपर्टी विवाद जिनमें परिवार के सदस्य कोर्ट के बाहर या फिर अंदर सभी चीजों पर राजी हो जाते हैं, उसी को फैमिली सेटलमेंट या फिर एडजस्टमेंट कहा जाता है। दरअसल इस तरह के फैमिली सेटलमेंट को सही तरीके से सबसे पहले भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड के हल्सबरी कानून में परिभाषित किया गया था। इसके अनुसार इस तरह की सेटलमेंट के जरिए पारिवारिक लोग आमतौर पर परिवार के हित के लिए आपसी समझौता करके मुकदमों से छुटकारा पा लेते हैं, और सही मायने में यही फैमिली सेटलमेंट का सबसे बढ़िया और व्यवहारिक रास्ता होता है।
कुछ और साधारण शब्दों में समझते हैं फैमिली सेटलमेंट और उसके पूरे प्रोसेस को। दरअसल फैमिली सेटलमेंट पूरे परिवार द्वारा मिलकर प्रेम पूर्वक तय किया गया एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। इसमें सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं और सभी तरह की पारिवारिक प्रॉपर्टी पर उनका दावा होता है। वैसे यह जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ही हो, इसमें ज्वेलरी, कैश और दूसरी कई कीमती या फिर सेंटीमेंट से जुड़ी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, इसलिए सिर्फ प्रॉपर्टी के मुद्दे पर ही बात करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरह की डीड को कॉमन या ज्वाइंट प्रॉपर्टी के लिए तब बनाया जाता है जब परिवार का आपस में प्यार हो, कोई आपसी इत्तेफाक ना हो, अर्थात जिन लोगों को अदालती प्रक्रिया उबाऊ या फिर वक्त और पैसा जाया करने वाली लगती है, उन सब के लिए फैमिली सेटलमेंट डीड एक आसान और बहुत ही समझदारी वाला रास्ता है। अगर आपसी सहमति से कोई बात नहीं बनती तो फिर कई बार कानूनी रास्ता अपनाना मजबूरी बन जाती है, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। दरअसल यह पारिवारिक सदस्यों के बीच एक सुलह का रास्ता होता है जिसमें एक तीसरा व्यक्ति अर्थात फैमिली का ही कोई समझदार व्यक्ति जिसका सभी आदर करते हैं, उसकी बात मानते हैं, या फिर कोई एडवोकेट या कोई समझदार रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हो सकता है जो कि प्रॉपर्टी विवाद में सभी फैमिली मेंबर्स में आम सहमति बनाने में हेल्प करता है। यह जरूरी नहीं कि फैमिली सेटलमेंट कोई सिंगल डॉक्यूमेंट ही जिसमें सभी प्रॉपर्टीज के डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया गया, बल्कि यह कई डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स की पूरी सीरीज भी हो सकती है जिसमें हर छोटे बड़े फैमिली मेंबर्स के प्रॉपर्टी राइट्स को खुलासा कर विस्तार से उनकी सहमति से इसको किया गया या बनाया गया हो। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा कुछ और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि परिवार में 3 भाई हैं और 2 बहनें और वह लोग 2 मकान, एक फैक्ट्री, एक शोरूम और एक प्लॉट के लिए आपस में लड़ रहे हैं, या प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर उनकी आपसी सहमति इसलिए भी नहीं बन रही क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज की मौजूदा कीमतों में बहुत फर्क है और जिस भाई के नाम पर फैक्ट्री है वह शोरूम चला रहा है और फैक्ट्री बहन के नाम पर है, शोरूम वाले भाई के नाम पर मकान की रजिस्ट्री है और दूसरी बहन के नाम पर प्लॉट की रजिस्ट्री करवा रखी है जिसे प्लॉट की या फैक्ट्री और शोरूम की जरूरत ही नहीं है, उसे जरूरत है बने बनाए मकान की। इस तरह जिसे जिस प्रॉपर्टी की ज्यादा जरूरत है, जैसे कि एक भाई का शोरूम बहुत अच्छे से पिछले कई वर्षों से चल रहा है तो वह भाई फैक्ट्री लेकर क्या करेगा, और जिस बहन को मकान की जरूरत है उसे शोरूम या फिर प्लॉट का क्या करना। सबसे बड़ी बात कि जैसे मैंने पहले कहा कि हर प्रॉपर्टी की मौजूदा मार्केट कीमत में बहुत फर्क है, इसी सबको आपसी रजामंदी से प्रेम पूर्वक सेटल करना और उस मौजूदा समय में किसी प्रॉपर्टी की कीमत अगर दूसरी प्रॉपर्टी कीमत से ज्यादा या फिर कम है तो उसका डिफरेंस अमाउंट दूसरे भाई बहन को दिलवाकर या उसे लेन देन का समय जो भी उसका है उसको तय करके उसके एग्रीमेंट बनवाने को ही सेटलमेंट डीड कहा जाता है। क्या सेटलमेंट डीड एक दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त है? इसका सीधा और स्पष्ट आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स लॉ के तहत सेटलमेंट डीड को ना तो गिफ्ट डीड और ना ही ट्रांसफर माना जाता, इसलिए एक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए फैमिली सेटलमेंट के अलावा प्रॉपर्टी ट्रांसफर का अलग से डॉक्यूमेंट तैयार करवाना जरूरी होता है, जैसे कि गिफ्ट डीड, सेल डीड वगैरह वगैरह। हाँ, सेटलमेंट डीड बनवाने के बाद यह काम आप आपसी रजामंदी से कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। क्या सेटलमेंट डीड पर किसी तरह का कोई टैक्स या स्टैंप ड्यूटी या इसे रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है? दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिए गए सेक्शन 17 के अंतर्गत किसी भी तरह की अचल संपत्ति अर्थात इमूवेबल प्रॉपर्टी का बंटवारे से संबंधित फैमिली सेटलमेंट डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, यानी जरूरी होता है, अन्यथा इस डीड को इनवैलिड माना जाएगा।
जहां तक स्टैंप ड्यूटी का सवाल है तो हर राज्य में अलग अलग स्टैंप ड्यूटी होती है, लेकिन अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सेटलमेंट डीड पर स्टैंप ड्यूटी आज सन 2021 मार्च में जो है वो है 3%। और जहां तक टैक्स का सवाल है तो जब तक सेल डीड या गिफ्ट डीड जैसे डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रॉपर्टी पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक फैमिली सेटलमेंट से जुड़े पक्षों को प्रॉपर्टी में अपने हिस्से में होने वाले प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। और एक बात कि जब भी आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को दूसरे पारिवारिक सदस्यों के नाम गिफ्ट डीड या सेल डीड के जरिए ट्रांसफर करेंगे तब उस समय के अनुसार वहां के सर्कल रेट पर स्टैंप ड्यूटी तो देनी ही होगी, लेकिन वो 3% स्टैंप ड्यूटी डिडक्ट नहीं होगी जो कि सेटलमेंट डीड करवाते समय दी जा चुकी है। और फिर उसके साथ साथ उस फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान भी करना होगा। क्या और भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं? जी हां, सिर्फ आपसी सहमति पर पहुंचना ही काफी नहीं होता। फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट वैलिड हो इसके लिए कुछ और लीगल औपचारिकताएं, इसके साथ साथ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती, जैसे कि सेटलमेंट एग्रीमेंट पर सभी फैमिली मेंबर्स के साइन होना जरूरी है। अगर एक भी मेंबर के साइन उस पर रह जाते हैं तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे भविष्य में कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। और साइन करते वक्त सभी पारिवारिक सदस्यों की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। सेटलमेंट डीड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट क्या है? वैसे तो सेटलमेंट को लेकर अलग अलग कोर्ट में समय समय पर कई तरह की अलग अलग जजमेंट्स भी आ चुकी हैं। कुछ जजमेंट्स में यह भी कहा गया है कि फैमिली एडजस्टमेंट के तहत परिवार के किसी एक सदस्य को अगर ज्यादा संपत्ति मिल जाती है, ज्यादा प्रॉपर्टी मिल जाती है, जबकि उसके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है ही नहीं, फिर भी उससे संबंधित लेन देन को फैमिली सेटलमेंट ही कहा जाएगा। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सुभाष रेड्डी ने कहा कि धारा 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 के तहत एक हिंदू महिला अपने माता पिता के वारिसों के साथ भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी की सेटलमेंट डीड बना सकती है। दरअसल यह कानून है तो बहुत पुराना, लेकिन जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि 90% सामान्य लोग इसके बारे में नहीं जानते। माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से अब हर आम आदमी भी यह समझ जाएगा कि एक महिला ससुराल में मिली अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को अपने मायके के ब्लड रिलेशन में भी दे सकती है, अगर उसकी अपनी कोई संतान नहीं है तो। ऐसा करने पर उसके ससुराल के लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की इस नई जजमेंट के लिंक के साथ साथ अपनी कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कृपया उन सब वीडियोस को भी आप जरूर देखें। मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप प्रॉपर्टी को ही लेकर फैमिली सेटलमेंट डीड के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। दोस्तों, बहुत समय और मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने में, और सच में मेरी यह मेहनत सफल भी हो जाती है जब आप जैसे मेरे व्यूअर्स रियल एस्टेट से संबंधित मेरी सभी वीडियोस को लाइक करते हैं, उन्हें अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों में भी शेयर करते हैं जिन्हें वाकई में ही इनकी जरूरत है। मैं अपने उन सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, और जो मित्र किसी कारणवश अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए उन सभी से अनुरोध कि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आखिर में मेरा नजरिया कि भरोसा कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभार खुद के दांत भी जीभ को काट लिया करते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी दुआओं में मुझे भी जरूर याद कीजिएगा। जल्द ही रियल एस्टेट से जुड़े किसी नए और अनछुए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।